नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ, और इस स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए लेकर आए हैं खास मुलाकात, एक ऐसा इंटरव्यू एक ऐसे शख्स के साथ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी हम डिफेंस की बात करें, और स्वतंत्रता दिवस पर उनसे सुनना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, जो कि न केवल एक इकलौते सर्विंग कमांडर हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, बल्कि ये चीफ हैं जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ स्ट्रक्चर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसके भी। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद सर। सर्जिकल स्ट्राइक्स ये सब काफी महत्वपूर्ण बातें रही हैं पिछले 1-1.5 साल में, हमने काफी इस बारे में सुना है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ जो लेटेस्ट बातें हुई हैं जो आईडीएस के अंडर में, उसके बारे में बात करना चाहूंगा और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो इंटीग्रेशन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्री के साथ में आपने किया, यूसीसी, उसके क्या मेजर आउटकम्स थे, क्या क्या बातें डिस्कस हुई, क्या क्या चीजें जो भी सुरक्षा को ध्यान में रख के आप बता सकते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। यूनाइटेड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक सालाना कॉन्फ्रेंस है जो रक्षा मंत्री के नेतृत्व में होती है। ऐसी 2 कॉन्फ्रेंसेज हैं, एक है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो साल में एक बार होती है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, एनएसए, तीनों सेना प्रमुख और सारे सीएनसीज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के होते हैं। यूनाइटेड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसका आपने जिक्र किया, जो पिछले महीने हुई थी, वो रक्षा मंत्री के नेतृत्व में होती है। इसमें सेना प्रमुख और वाइस चीफ्स होते हैं, सारे सेक्रेटरीज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और इसमें ट्राई सर्विस स्ट्रक्चर्स के कमांडर्स होते हैं। ओके। तो इसमें सारी विभाग, सेनाएं एक एनुअल अपडेट देते हैं रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री से निर्देश लेते हैं आने वाले समय के लिए हमारे मोटे तौर पे क्या प्लान्स हैं। ओके। तो कोऑर्डिनेशन की जाती है सारे विभागों के बीच में। ओके। जब हम इंटीग्रेशन की बात करें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में, ये जो आप यूसीसी के अंडर में जो अपडेट्स लेते हैं, आपने जैसे कहा कि सीएनसीज होते हैं, तीनों चीफ होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, ये किस तरह से हेल्प करता है जब ट्राई सर्विस के इंटीग्रेशन की बात करें तो? जब हम अपडेट देते हैं, अपडेट के अलावा हर विभाग, हर सेना, हर डिपार्टमेंट ये भी बताता है कि आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं। मसलन R&D यानी DRDO बताता है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो तैयार हैं इस्तेमाल के लिए, जो सेना इस्तेमाल कर सकती है। अगर सेनाएं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, आने वाली उभरती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में चाहते हैं कि अनुसंधान किया जाए, तो वो DRDO को बताते हैं। वहीं पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल सा हो जाता है रक्षा मंत्री का, और बाद में कागजी कार्रवाई होती रहती है। दूसरा, हम लोग सब एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो सेनाएं फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताती हैं कि क्यों हमें इतना अमाउंट चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए, या फाइनेंस विभाग बताता है कि हमारे पे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या हदबंदियां हैं बजट को लेकर के। तो एक दूसरे का पहलू समझने में मदद मिलती है और आगे की प्लानिंग करने में मदद मिलती है। रक्षा मंत्री ने खास तौर पे इस यूनाइटेड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत जोर दिया जॉइंटमैनशिप और 3 सर्विसेज के बीच में इंटीग्रेशन पर। उन्होंने क्लियर निर्देश दिए कि हमें इंटीग्रेशन को और बढ़ाना है और ऐसे स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे हम और इंटीग्रेशन कर सकें प्रोसेसेस में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके। जब आप ट्राई सर्विस की बात कर रहे हैं, यूसीसी की बात कर रहे हैं, हमें ऐसा बताया गया है कि जो अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमांड है, इकलौता भारत का ऐसा कमांड जहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ में है, उसको रीस्ट्रेंथनिंग और कुछ और बड़ा करने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। जैसा कि आपने ठीक कहा आशीष, ये एक फंक्शनिंग, अंडमान निकोबार कमांड एक फंक्शनिंग ऑपरेशनल कमांड है हमारे देश में।
इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि इस तजुर्बे से हम यानी सेनाएं इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में सीख रहे हैं। पूरा देश सीख रहा है इस स्ट्रक्चर से। आने वाले समय में इस साउथ ईस्ट के इलाके में, हमारे देश के जो साउथ ईस्ट में जहां अंडमान निकोबार कमांड है, वहां की सिक्योरिटी चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमें जरूरत है कि इसको हम और सुदृढ़ बनाएं और कारगर बनाएं ऑपरेशनली। तो उसको लेकर चर्चा की गई कि हम कैसे आने वाले समय में इसमें ऐसा अपना ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार कमांडर्स की को और एम्पावर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डिफेंस लैंड सारा उनके अधीन कर दिया गया, डिसिप्लिनरी पावर्स दे दी गई। अब हर सेलर, सोल्जर, एयरमैन सब उन कमांडर्स के अधीन है डिसिप्लिनरी पावर्स के तहत। फाइनेंशियल पावर्स उनकी बढ़ाई जा रही हैं ताकि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ट्राई सर्विस ऑपरेशनल एंटिटी का रोल अदा कर सकें। ओके, तो क्या ये एक इशारा है कि अब जो सीडीएस जिसकी बात कही जा रही थी, जो थिएटर कमांड की बात की जा रही थी, कि अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग अलग सेनाएं नहीं रहेंगी, बल्कि एक थिएटर कमांड होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 3 चीफ भले होंगे लेकिन उनके ऊपर भी केवल एक चीफ रहेगा। क्या उस तरफ इशारा है, उस तरफ बढ़ते हुए कदम है? देखिए, सीडीएस, थिएटर कमांड्स, इन स्टेप्स तक पहुंचने से पहले हमें ये याद रखना है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं या कर रहे हैं, ये एक हम यकदम एक कदम में नहीं जा सकते। हमारे 2 एक्टिव बॉर्डर्स हैं। हमें यकीन करना होगा कि इस चेंज के दौरान जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर्स को, हमारी सिक्योरिटी ना सफर करे। हमें यकीन करना है कि ऑपरेशनल तौर पे हम ऑफ बैलेंस नहीं हों। हमें किसी और देश का मॉडल नहीं फॉलो करना है, हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो हमारे देश की जरूरत को सूट करे। जी। तो ये प्रोसेस चल रहा है और जब से ये सरकार आई है इस पर काफी तवज्जो दी जा रही है। भैया, जैसे आपने कहा कि किसी और देश का मॉडल कॉपी नहीं करना है, पर जब भी मैं बात करता हूं जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, कई अलग अलग मुझे व्यू देखने मिलते हैं, सुनने मिलते हैं कि क्या हम यूएस और चाइना की तरह, वो उनको सूट करता है, वो उतनी बड़ी इकोनॉमी है, उतने बड़े पावर हैं और उनको जो आउटरीच है, एम्बिशन है, वो वर्ल्ड लेवल पर है, हमारा नहीं है। हम तो अपने केवल बॉर्डर्स पर अपने ज्यादा ध्यान देते हैं और थोड़ा बहुत पड़ोस में ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा है नहीं। तो क्या यूएस और चाइना जैसा मॉडल हमें कॉपी करना अपने थिएटर कमांड के लिए ठीक होगा? नहीं, आप बेशक ठीक कह रहे हैं। हमें कोई मॉडल नहीं कॉपी करना, जैसे मैंने कहा था। हमें चाहिए कि हम अपने जरूरत के हिसाब से अपना मॉडल बनाएं। लेकिन इंटीग्रेशन की आजकल की दुनिया में जरूरत है। सबसे पहले हमारे जैसा एक डेवलपिंग कंट्री, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम फैसिलिटीज को डुप्लीकेट करें, रिसोर्सेज को डुप्लीकेट करें। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इससे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है जी। और इसमें हम अपना खर्च कम कर सकेंगे जी। जैसे ही इंटीग्रेशन होता है उससे कॉम्बैट पोटेंशियल बढ़ता है, तीनों सर्विसेज का कॉम्बैट पोटेंशियल बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, उभरती हुई नई टेक्नोलॉजीज, साइबर, स्पेस, इंटेलिजेंस, इंफो वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज में सिविल और मिलिट्री के बीच में भी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई दायरे नहीं है। तो हम ये जरूरी है कि हम तीनों सर्विसेज मिलके ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं ताकि हम इस सारी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा सकें। इससे पहले कि मैं आपसे साइबर और स्पेस कमांड के बारे में, जिसका आपने जिक्र किया, क्वेश्चन पूछूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये थिएटर कमांड और सीडीएस के लिए तीनों सर्विसेज रेडी है? क्या वो ऑन बोर्ड है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों? देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री ने पिछले साल जनवरी में कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमें बड़े साफ लफ्जों में क्लियर निर्देश दिए थे
कि हम ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ें और हम प्रोसेस, अपने प्रोसीजर और ऐसी फैसिलिटीज देखें जो हम कंबाइन कर सकते हैं। जदुआ, रशिया के साथ में तो हमने पिछली बार एक्सरसाइज की थी, अब एससीओ भी कर रहे हैं। आपने एक मीटिंग की थी आपके जो यूएस काउंटर पार्ट हैं एमसीजी की, क्या हम अमेरिका के साथ में भी एक तीनों सेनाओं, जो दोनों देशों की तीनों सेनाएं आके एक्सरसाइज करेंगी, इससे का कुछ प्लान कर रहे हैं? जो एमसीजी की मीटिंग हुई थी इसी महीने शुरू में, वो एक सालाना इवेंट है। एक साल वहां होती है, एक साल यहां। अगस्त में यहां दिल्ली में हुई थी जनरल ब्रायन फेंटन ओबेरे बीच। हम लोग आगे का प्लान बनाते हैं कि हम कैसे आपस में कोऑपरेट करेंगे, क्या हमारे और एक्सरसाइज और क्या ट्रेनिंग वगैरह आपस में इकट्ठी होगी। तो अब जो हम एक्सरसाइज की प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में आप बहुत जल्द सुनेंगे। 2+2 मीटिंग आ रही है, तो उसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं वो घोषित किए जाएंगे। ओके, एक वापस मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पर काफी ज्यादा चर्चा होती है और काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। एससीओ में जब हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज होगी, पहली बार ऐसा होगा भारत और पाकिस्तान की न केवल आर्मी बल्कि एयरफोर्स भी दोनों की एक साथ में वॉर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सके हमारे दर्शकों को। आशीष, ये हम एक एससीओ की मैंडेट में कर रहे हैं जी। एससीओ की मैंडेट में हम 8 देशों की सेनाएं इकट्ठे हिस्सा लेंगी जी। हम उसमें प्रोफेशनल्स के तौर पे हिस्सा लेंगे। उसमें दूसरे भागीदार कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम यूएन में कई ऐसी मिशंस हैं जहां पे पाकिस्तान की आर्मी भी होती है और हमारे कंपोनेंट भी होते हैं, तो हम यूएन के मैंडेट में काम करते हैं। ठीक इसी तरह ये हम एससीओ के मैंडेट में करेंगे। हाँ, जैसे आपने कहा, ये पहली दफा है कि हम एससीओ में मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। ओके, अगर पाकिस्तान की बात करें तो मुझे चाइना की भी काफी बातें करने का मन करता है। अगर पिछले समय स्वतंत्रता दिवस पर 2017 में काफी टेंशन था भारत और चीन के बीच में डोकलाम को लेकर, अब क्या स्थिति है? क्या डोकलाम शांत है? किस तरह से भारत और चीन की सेनाएं डोकलाम को डील कर रही हैं? आशीष, मेरा ये मैंडेट नहीं है, मेरा रोल नहीं है इन ऑपरेशंस की तरफ देखने का, तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, कम से कम ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जब चीन के साथ में हमारी काफी टेंशन हो गई थी पिछले साल, तो ये बात कही जा रही थी कि 2 फ्रंट वॉर, एक साथ में 2 तरफ युद्ध करने की तैयारी हमें करने की जरूरत है। क्या वो खतरा अभी भी है? देखिए, इसको मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि हमारे 2 देशों के साथ अनरिजॉल्व बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत एक्टिव बॉर्डर्स हैं, टेररिज्म की इश्यूज हैं और वो सबको मालूम है। चाइना के साथ हमारे अनरिजॉल्व बॉर्डर जरूर है कुछ सा, लेकिन हमारे दोनों देश बड़े मैच्योर्ड, जिम्मेदाराना तरीके से पेश आते हैं। जब कभी कोई फ्लैश पॉइंट होता है तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल पावर्स की तरह उससे डील करते हैं। और जैसे आपने खुद कहा, पिछले 15 अगस्त पे कुछ टेंशन थी, तनाव था, अब देखिए उसके बाद नहीं है जी। तो हमारा पिछले 40 सालों में हमने कोई फायरिंग नहीं की है चाइनीज बॉर्डर के साथ। चाइनीज बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ, हमारे 2 ऐसे बॉर्डर हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना है। तो बॉटम लाइन है कि हमें तैयारी करनी है दोनों तरफ के लिए। चाइना के साथ में हमारे बहुत समय से फायरिंग हुई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ में पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। सीज फायर वायलेशन और इन्फिल्ट्रेशन बिड काफी हुए हैं। हमारे जो शहीदों की संख्या है वो भी काफी बढ़ते जा रही है। मैंने जैसे दर्शकों को बताया कि जनरल दुआ इकलौते ऐसे सर्विंग ऑफिसर हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के खिलाफ। जनरल दुआ, आपको लगता है कि मैसेज पहुंचा तो था और उसके बाद में काफी टाइम तक पाकिस्तान की तरफ से बदमाशी कम तो हुई थी, लेकिन अब फिर बढ़ गई है, चाहे वो सीज फायर हो या फिर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो? एक बार और समय आ गया है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक या फिर उस जैसा कुछ और एक बार और मैसेज पहुंचाने की जरूरत है पाकिस्तान को? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी तो वो अपना रिजॉल्व और अपनी कैपेसिटी दिखाने के लिए थी, यानी अपना निश्चय और अपनी काबिलियत दिखाना था जी।
क्या होना चाहिए और कब होना चाहिए, काबिलियत होते हुए, वो एक लीडरशिप कॉल है। ओके। लेकिन जिस तरह से हम देखें कि कश्मीर में हालात बढ़ रहे हैं, और इस नोट पर मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जनरल सतीश दुआ ये न केवल दी हेडक्वार्टर आईडीएस हैं, बट ऑल्सो कर्नल ऑफ दी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। कश्मीर में काफी हालत खराब होते हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, और पाकिस्तान में उसने काफी ज्यादा रोल किया है। कर्नल होने के नाते ऑफ दी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के फिलहाल हालात पर? मुझे गर्व है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर, जिसका मैं कर्नल ऑफ रेजिमेंट हूं। हमारी रेजिमेंट इकलौती रेजिमेंट है जिसमें कि सारे ट्रुप्स हमारे, सारे जवान हमारे सिर्फ जम्मू कश्मीर से होते हैं। हमारी रेजिमेंट की एक अनोखी खासियत यह है कि हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक छत के नीचे हैं। तो ये कश्मीरियत का जो इथॉस है, ये देश की जो कौमी एकता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम निभाते हैं। हर सेक्शन में कश्मीरी, लद्दाखी, जम्मू का डोगरा सब इकट्ठे हम ऑपरेट करते हैं। ये एक मिसाल है हमारे पूरे देश के लिए, और मुझे फक्र है जैकलाई रेजिमेंट पर। ओके, थैंक यू सो मच जनरल दुआ। ये मिसाल पूरे देश तक पहुंचे स्वतंत्रता दिवस पर, जो आपने बताया जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में प्रैक्टिस की जाती है। थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज से बात करने के लिए सर। थैंक यू आशीष। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं भी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जय हिंद। थैंक यू सर।